आज हम समास से संबंधित ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव बनाए उससे पहले बिल्कुल फास्ट रिकॉल कर लेते हैं कि समास क्या है। तो समास का मतलब होता है संक्षेप, बहुत अधिक शब्दों में बात ना कहकर बहुत सीमित शब्दों में कह देना, वही समास है। व्यवहारिक रूप से बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी इतना लंबा वाक्य ना बना करके बैलगाड़ी, ये क्या हो गया? समास। मधु का संचय करने वाली मक्खी इतना लंबा ना कह करके मधुमक्खी, ये क्या हो गया? समास। इसके 6 प्रकार हम पढ़े हैं पिछले 3 लेक्चर में। आज हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पर ही चर्चा करेंगे। 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला प्रकार होता है अव्ययी भाव, जिनका फर्स्ट डे है, चाहे तो लिख सकते हैं कॉपी में। पहला प्रकार कौन सा होता है समास का? अव्ययी भाव। एकदम जल्दी से ब्रीफ में दोहरा रहे हैं क्योंकि आज का दिन ऑब्जेक्टिव का है। अव्ययी भाव, आवाज रिपीट हो रही, बोल रहे हैं, देखो इको मत हो। पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के लिए पहला लक्षण है इसका प्रथम पद प्रधान होता है, यानी पहला शब्द। दूसरा, अव्ययी भाव में संपूर्ण पद क्रिया विशेषण होता है, एडवर्ब। पहला पद प्रधान और पूरा का पूरा शब्द जो है वो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है। तीसरा पॉइंट कि इसका पहला पद उपसर्ग हो सकता है। ऐसा 3 लक्षण आपको दिखेगा तो आप किसी भी समास को कौन सा समास है कहकर पहचान जाएंगे, अव्ययी भाव। दूसरा समास होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष को पहचानने का तरीका क्या है? कारक के द्वारा विग्रह। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, बीच में को शब्द आया है, को हमने हटाया, शब्द बनाया स्वर्ग प्राप्त। तो एक कारक को हमने हटा करके शब्द बनाया, इसलिए क्या कहलाया? ये तत्पुरुष समास। रसोई के लिए घर, बीच में के लिए कारक है, हमने कारक को हटा दिया, तो क्या कहलाया? ये तत्पुरुष समास। समास का पहला प्रकार अव्ययी भाव, दूसरा प्रकार तत्पुरुष, तीसरा लिखिएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय में पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण रहेगा। पहला भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। पहला दूसरे की विशेषता बताएगा या दूसरा पहले की विशेषता बताएगा। या तो विशेषण रहेगा या संज्ञा भी विशेषता बताने का काम कर लेगी। कुल मिलाकर यदि विशेषता बताने वाली बात आ रही है, एडजेक्टिव वाला बात आ रहा है, तो कर्मधारय। पहला क्या पढ़े हैं? अव्ययी भाव। दूसरा क्या पढ़े हैं? तत्पुरुष। तीसरा क्या पढ़े हैं? कर्मधारय। चौथा है द्विगु। चौथा प्रकार समास का द्विगु, यदि पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण रहे, चौराहा, तिराहा, ऐसा, और पूरे शब्द से समूह दिखे, चौराहा यानी 4 राहों का समूह, पंचवटी यानी 5 वटों का समूह, तो कौन सा समास बनता है? द्विगु। 5वें नंबर पर आता है द्वंद्व, जहां दोनों शब्द एक जैसे महत्व के रहें, माता पिता, भाई बहन, सीता राम, राधा कृष्ण, ये बन जाता है द्वंद्व। फिर से एक बार दोहराते हैं। पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, 5वां द्वंद्व, और 6वां होता है समास का 6वां प्रकार बहुव्रीहि। दोनों शब्द अपना महत्व नहीं रखते, दोनों शब्द मिल करके किसी तीसरे की ओर इशारा करने लगते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, न तो लंबा न तो उदर, दोनों मिलकर के गणेश जी। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, अर्थात सरस्वती माता। पर बात इतनी आसान नहीं रहती। इन चीजों को बहुत विस्तार से समझने में हमको 2 दिन लगा है। समझ रहे हो, जिनका फर्स्ट डे, इसको मैं 2 दिन, लगभग 2 घंटे 3 घंटे के लेक्चर में बहुत डिटेल बताया हूं। अब आपसे जहां पर बातें नहीं बनेंगी, एक बार मैं दोबारा आपको समझाऊंगा ऑब्जेक्टिव बनाते समय। इन 6 के अतिरिक्त अन्य प्रकार भी कैसे होते हैं, प्रकार के अंदर प्रकार, या साधारण तरीके से नहीं पहचान पाते तो कैसे पहचानते हैं। पहला प्रश्न सरल है, समास का अर्थ है, दिख रहा है सबको? ये
समास का अर्थ है बनेगा, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ओके, दूसरे प्रश्न पर आइए। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? विग्रह। जो नहीं जानता है दिमाग में बैठा ले। संधि के पदों को अलग करना विच्छेद कहलाता है। जैसे सूर्योदय, सूर्यधन, उदय, ये संधि विच्छेद हुआ। लेकिन रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये समास विग्रह हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा समास का उदाहरण, मतलब कौन सा समास नहीं है? अभी हमने 6 प्रकार लिखा, देखिए इसको बहुत ध्यान से बनाइए। अव्ययी भाव, बी कर्म कारक, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। तो कौन सा समास नहीं है? कर्म कारक। हमने कर्म धारय लिखा है। यहां पर ऑप्शन में क्या दिया है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में लाने के लिए? क्या लिखा है? कर्म कारक। अब आइए, आजीवन में कौन सा समास है? हाथ उठाना है। कितने लोगों के अनुसार ए तत्पुरुष, कितने लोगों के अनुसार बी अव्ययी भाव? हाँ, आप सही हैं। इसमें आ उपसर्ग है, आजीवन, जीवन शब्द है। अव्ययी भाव का अभी हम लोग लक्षण लिखे हैं एकदम जल्दी जल्दी में, कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद उपसर्ग होता है, और संपूर्ण शब्द क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है। तो जो आजीवन शब्द है ये कैसा शब्द है? क्रिया विशेषण। मैं आजीवन पढ़ाई करूंगा, तो पढ़ने की विशेषता। मैं आजीवन आपके साथ हूं, साथ रहने की विशेषता। साथ रहना क्रिया है। यदि क्रिया की विशेषता बता रहा है अर्थात क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है, तो अव्ययी भाव। और यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से विशेषता बता रहा है तो कर्मधारय। तो इसमें आजीवन में कौन सा समास है? देखिएगा उत्तर भी क्या लिया होगा, देखिए अव्ययी भाव। नेक्स्ट आइए, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ए अव्ययी भाव, कितने लोगों के अनुसार ए? बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी द्वंद्व। उत्तर होगा प्रत्यंग में अव्ययी भाव समास है। कल की क्लास में जो हम लोग लिखे हैं, तुम लोग ध्यान से सुनो भाई, दो ही सज्जन नए हो। कल की क्लास में हम लोग लिखे हैं अव्ययी भाव। पहले तो अव्ययी भाव का हेडिंग डालो फिर से एक बार, सारे बच्चे एक बार फिर से हेडिंग डालो दोबारा, है ना। इससे ज्यादा डीप कराना उचित नहीं है, जितना आज कर लेंगे। क्या हेडिंग डालोगे? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव के हेडिंग में क्या लिखोगे? पहला पॉइंट, इस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। इस समास का प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ये पहली विशेषता है अव्ययी भाव समास की। दूसरा, इस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है। होता है नहीं बोल रहा हूं, इस समास का प्रथम पद उपसर्ग हो सकता है। कभी नहीं भी रहता, कभी होता है। प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद क्या हो सकता है? उपसर्ग हो सकता है। तीसरा, इस समास का संपूर्ण शब्द क्रिया विशेषण होता है। इस समास का संपूर्ण शब्द क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? एडवर्ब। इस समास का संपूर्ण शब्द क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब है एडवर्ब। ठीक, अब देखो 3 विशेषताएं हैं। यहां पर लाइन से शुरू में अव्ययी भाव के ही प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए मैं आपको एक बार दोबारा रिकॉल करा रहा हूं। अब देखो समझना, आप प्रत्यंग को नहीं बना पा रहे थे। प्रति एक उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के पहले आकर लगने वाला शब्द।
ठीक। अव्ययी भाव समास के उदाहरण लिखो। दोबारा इसके बाद ऐसा नहीं लगता कि आपसे जीवन में बिगड़ेगा। आज और कल यदि मैं 100 ऑब्जेक्टिव आपको कराया तो अव्ययी भाव समास के उदाहरण। पहला आजीवन आया था ना, आजीवन, थोड़ी देर पहले हम ऑब्जेक्टिव बनाए हैं आजीवन। दूसरा आमरण, लिख लो बेटा, लिखने में भलाई है, मैं बार बार पढ़ा रहा हूं, वैसे तो मैं खत्म कर चुका हूं इस टॉपिक को। पहला आजीवन, दूसरा आमरण, तीसरा आसमुद्र, आसमुद्र, चौथा आसेतु, पांचवा आजन्म, और डेस 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 करके छोड़ देना। आ वाला शब्द आप समझ रहे होंगे, सब में आ उपसर्ग लगा है और ये सब के सब क्रिया विशेषण है, इसलिए क्या बने अव्ययी भाव। दूसरा 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 ग्रुप बनाओ, मतलब ये कितने हुए 5 हुए। अब दूसरा ग्रुप बनाओ, प्रतिदिन, इसमें क्या लगा है प्रति, प्रतिदिन, कामा करो, प्रति माह, प्रति सप्ताह, प्रति वर्ष। अब उसके बाद आपसे गड़बड़ होगा, प्रत्यंग, ये शब्द है देखो, प्रत्यंग, प्रत्यंग। अब ब्रैकेट में लिखो प्रतिधन अंग। यहां पर भी तो प्रति शब्द है, लेकिन क्या हो गई है, उसकी संधि हो गई है। एक बाउंसर गेंद है आपके लिए, प्रति शब्द की संधि हो गई। तो समास भी होता है किसी शब्द में और उस शब्द में संधि भी हो सकती है। संधि समास के अंतर्गत शामिल है प्रत्यंग। और लिखो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कैसे बनेगा ये शब्द, प्रतिधन अक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंख के सामने, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। अब मुझको कितना याद आता, आपको जब मैं कल नोट्स बनवा रहा था, कल और परसों में ऑब्जेक्टिव बनवा रहा हूं, सैकड़ों शब्द याद आते जाएंगे। प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्र है, त आधा है, य में छोटी उ की मात्रा है, प्रत्युपकार। इसका मतलब होता है उपकार के बदले किया जाने वाला उपकार, प्रत्युपकार। ब्रैकेट में लिखें प्रतिधन उपकार। किसी को कोई डाउट, प्रत्यंग, प्रत्युपकार, नहीं तो प्रतिकार हो जाएगा, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार। एक शब्द और बनाइए, जब प्रत्यक्ष बना है तो परोक्ष भी बनेगा, परोक्ष। यहां पर भी अव्ययी भाव समास है और ब्रैकेट में लिख लो परधन अक्ष, परधन अक्ष। ये संधि का अपवाद है बेटा, जब मैं संधि पढ़ाऊंगा तो याद रखिएगा, परधन अक्ष पराक्ष होना चाहिए, लेकिन हो जाता है परोक्ष। जो घटना हमारे आंख के सामने होती है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष, और जो घटना हमारे आंख के पीछे जिसे हमने देखा नहीं है उसे कहते हैं परोक्ष। दोनों शब्दों में अक्ष शब्द शामिल है। अक्ष का मतलब होता है आंख, अक्षी और अक्ष। अब यथा वाले को भी लिखो, यथा, यहाँ पर बहुत सारा शब्द आएगा। मैं थोड़ी देर पहले इसको देख रहा था ऐसे बैठे बैठे, मेरे पास आईटी टीम वाले भेजे इसको डाउनलोड करके, तो मैं देख रहा था। यथा वाले शब्द फिर आएंगे, यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, यथा विधि, यथा योग्य। नेक्स्ट लिख लो अनुक्रम, अनु से अनुक्रम, अनुसरण, अनुभव नहीं आएगा, अनुसर्ग है इसमें, अनुक्रम, अनुसरण, देश 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 करके छोड़ना। और शब्द हम यहाँ पर जोड़ेंगे, कंजूसी थोड़ा मत करना, करोगे तो घर में फेयर करना। और लिखो, अब और एक और ग्रुप आएगा, एक मेरे से कल बताते समय छूटा था, कानो कान, हाथों हाथ, कानो कान,
हाथों हाथ, बीचों बीच, समझना है। कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, इसका मतलब है ये सब क्रिया विशेषण है। कल वाला धक्का मुक्की की बाता बाती नहीं है, ये दूसरी चीज है। कानों कान, इस बात की किसी को कानों कान खबर ना होनी पाए, खबर होने की विशेषता। भारतीय टीम के वर्ल्ड कप जीतने पर लोगों ने खिलाड़ियों को एयरपोर्ट पर हाथों हाथ लिया, यानी एकदम उनको उठा लिए, उनका सम्मान कर लिए। हाथों हाथ लेना विशेषता है। कानों कान, हाथों हाथ, बीचों बीच, मैं सड़क के बीचों बीच गिर गया। रातों रात, वो रातों रात करोड़पति बन गया, उसके करोड़पति बनने की विशेषता है। रातों रात बना, दिनों दिन, और दिनों दिन दुबला होते जा रहा है या दिनों दिन मोटा होते जा रहा है, जो भी हो रहा है वो जाने। क्लियर हो रहा है? ये भी अव्ययी भाव बनते हैं। पुष्टानुपुष्ट को भी पूछा है, छोड़ो कितना आएगा, है ना। एक बार आया पुष्टानुपुष्ट, यानी कई पीढ़ी से, कई पुष्ट से। और लिखना भी, और शब्द कुछ लिखा दूं आपको, जो कल लिखे थे दोबारा लिखते हैं। धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे लिखना, धीरे धीरे पढ़ना, धीरे धीरे बोलना, धीरे धीरे चलना। इसमें एक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है, द्वंद्व नहीं है, अव्ययी भाव। धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, कोठे कोठे, पांव पांव, धूप धूप, छांव छांव, कभी कभी, पल पल। हर पल, हर पल, हर दिन, हर रोज, हर साल, इसमें हर उपसर्ग है। हर पल, हर दिन, हर रोज, हर साल, हर वर्ष, हर समय, हर वक्त, ऐसा जो भी बनेगा। अब भरसक, भरपेट, भरसक, भरपेट, अब ऐसा कुछ। एक क्वेश्चन बिगड़ा तो मैं आपको इतना मेहनत करा दिया। अब देखिए फिर यहाँ पर यथोचित शब्द किस समास का उदाहरण है। आदमी प्रश्न पूछता है जो है वो भी बड़ा बदमाश होता है। संधि वाले को पूछा यथोचित अव्ययी भाव है। अभी आपने यथाशक्ति, यथासंभव लिखा था, उसी के ग्रुप का शब्द है यथोचित। कैसे बनेगा? यथा धन उचित, यहां पर संधि भी हो गई। यथा धन उचित, प्यारे बच्चों क्या बन गया? यथोचित। इसको आज YouTube में डलवा दें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, ठीक लग रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है। मुझको सिंपल, मैं इसे सिंपल सोच रहा था जब मैं बना रहा था। स्टूडेंट के साथ बनाते हैं तो लगता है हाँ यार समझाना पड़ेगा। आमरण में कौन सा समास है? अब तो गड़बड़ नहीं होगा। नए बच्चों बोलो कौन सा होगा? बालक चश्माधारी, लिखते समय अलर्ट होके लिख। आजीवन, आमरण लिखवाया तो हूं, कौन सा समास लिखा है? तो फिर यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन में? अव्ययी भाव। यदि हाँ मेरी आवाज सुन के जाग जाएगा, 3 बार और डांटूंगा उसके बाद कहाँ तू पूरी तरीके से अवेयर हो जाएगा क्लास में। कैसे मुनव्वर, तुम भी जब जुड़ गए हो ना अब तक क्लास में, पहले तुम भी उड़े उड़े थे। यथाविधि में कौन सा समास है बोलो? यथाविधि, अव्ययी भाव। कॉन्फिडेंस से बोलो, अभी तो संयोग से वही वही आ रहा है ऑब्जेक्टिव में। निम्नलिखित में से, अब इसको बताओ, अब गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? आय व्यय। जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, देखो यथार्थ कैसे होगा? यथा धन अर्थ। देखो यथा, यथा बताया था ना, यथा विधि, यथा शीघ्र, यथा संभव, यथोचित। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा ट्विस्ट लिया हुआ गेंद है। यथा धन अर्थ क्या हुआ? यथार्थ। जोड़ लेना अपनी कॉपी में,
यथार्थ अव्ययी भाव है, प्रतिमास प्रतिदिन तो है ही। आय व्यय क्या है? कितने लोग बता सकते हैं आय व्यय में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। और इसके हम प्रकार में जाएंगे तो ये वैकल्पिक द्वंद्व है, आय या व्यय, विलोम शब्दों से मिलकर बना है। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप 101% अव्ययी भाव। अनुसरण, अनुक्रम और उसी क्रम में एक शब्द आया अनुरूप। अनुरूप में भी कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। जो लोग देर से आए हो तुरंत क्या कर लेना, इस क्लास की जैसे ही आप ज्वाइन करोगे इसके पिछले लेक्चर को लाइन से क्या करना, सुन लेना, बैकअप आपको मिलेगा। अब ऐसी शब्दों की सूची है, देखो ये इसने भी दे दिया, घटना चक्र ने भी, अनुरूप, अनुकृति देखिए, और इसका विग्रह भी देख ले, अनुरूप जैसा रूप है वैसा, अनुकृति लिखते चलें, बिल्कुल आपका नॉलेज बढ़ेगा। अनुरूप जैसा रूप है वैसा, अनुकृति जैसी कृति है वैसी, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, संस्कृत में बोलते हैं शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा स्थान जो स्थान निर्धारित है या स्थान के अनुसार, यथोचित जैसा उचित है वैसा, आमरण मरण तक, आजीवन जीवन भर, अनुसार जैसा सार है वैसा। ये प्यारा शब्द है आपाद मस्तक, पैर से लेकर सिर तक। उसने मुझे आपाद मस्तक देखा, सिर से पैर तक देखा, फिर कहा यहां से तुरंत चले जाओ। होगा कुछ गड़बड़, तुम गए होगे बदमाशी करके किसी के सामने, ठीक। प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रत्येक बन गया आकंठ, गले गले तक। आज की दुनिया में हर आदमी आकंठ लोभ में, लालच में, स्वार्थ में डूबा हुआ है। आकंठ बेईमानी में लोग डूबे हुए हैं, गले गले तक। यावत जीवन प्यारा शब्द है, यावत धन जीवन, संधि में भी पढ़ेंगे, जब तक जीवन तब तक, जब तक जीवन है। ये चार्वाक दर्शन के मंत्र में भी आता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो। मैं ऐसा नहीं सिखा रहा हूं, चार्वाक दर्शन सिखाता है। इस शरीर के भस्म हो जाने पर कहां पुनर्जन्म है? यावत जीवन, जब तक जीवन है, यथा विधि जैसी विधि है, यथा साध्य जितना साधा जा सके, आजन्म जन्म से या जन्म भर। फिर से रिपीट हुआ, आजन्म में समास है, कौन सा समास है? आजन्म में। आजन्म में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? आजन्म में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा जो शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा क्रम, क्रम के अनुसार, यथा योग्य, योग्यता के अनुसार। यथाशक्ति में फिर से पूछते हैं, इसके ऑप्शन को देखो, यथाशक्ति में समास है, बोलो यार चश्माधारी नाम क्या है? पीयूष, पूरा नाम पीयूष कौशिक। यथाशक्ति में समास है, ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी उपर्युक्त में एक से अधिक, डी ई उपर्युक्त में कोई नहीं। मैं तुमको पीटना शुरू करूंगा, या अभी आप एक ही समास पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। कौन तत्पुरुष ले सकते हैं ऐसा? शक्ति के अनुसार बीच में के कारक का लोप हुआ है, नहीं लिया जाएगा किसी भी कीमत पे, यथाशक्ति को नहीं लिया जाएगा। इसमें देखिए ये क्रिया विशेषण है, यद्यपि हम कारक का लोप हुआ है ऐसा बोल सकते हैं, इसका विग्रह वास्तव में समझाने के लिए किया जाता है। इथिकली बोला जाए ना तो अव्ययी भाव का विग्रह करने की आवश्यकता नहीं होती। कारक के द्वारा विग्रह किसका होता है? अर्थ समझने के लिए हो रहा है विग्रह, इसका परीक्षा में आएगा तो लिखना रहता है। ये सीधा सीधा एडवर्ब है, इसकी बाकी चीजों को भी आप देखना,
इसमें लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये सब लक्षण लागू होगा। और यदि कोई एडवर्ब है मतलब क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है मतलब क्या बनता है, वो अव्ययी भाव। प्रतिदिन में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया, रेखांकित शब्द में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव। पक्का। तो इस तरीके से आपने अव्ययी भाव समास पे पीएचडी कर लिया ऐसा लग रहा है। यथासंभव में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, अभी लिखे हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, अव्ययी भाव। चलो प्रतिमान में कौन सा समास होगा, हाथ उठाओ, क्या होगा, अव्ययी भाव। देखो कितना आता रहता है ना, रातों रात अव्ययी भाव, जैसे कानों कान हाथों हाथ वैसी रातों रात। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है पल पल। देखो अन्न जल में अन्न और जल, तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, ये द्वंद्व समास है, दो शब्दों के मेल से बन रहा है, दो संज्ञा है, अन्न और जल। अंत अनंत, ये भी सुनो, अंत अनंत ये वैकल्पिक द्वंद्व है, अंत या अनंत कठिन सा शब्द है। जैसे धर्म या अधर्म, कल का लेक्चर जो सुने हैं उनको याद है। अब ये नहीं बनेगा कौशिक तो दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा टफ है, मैं 3 दिन से मेहनत करने के बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवा रहा हूं। अंत या अनंत वैकल्पिक द्वंद्व, धर्म धर्म, धर्म या अधर्म वैकल्पिक द्वंद्व, अन्न जल, अन्न और जल ये इतरेतर द्वंद्व, यानी ये 3 शब्द द्वंद्व के हैं। पल पल अव्ययी भाव है। फिर भी आप उत्तर तक पहुंच सकते थे जो आज भी पढ़ रहे हैं। मैं अव्ययी भाव के उदाहरण भी आपको लिखाया हूं, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, कभी कभी, पल पल, हर पल, यदि आप उतना ध्यान से सुने रहे। प्रश्न क्रमांक 22 पे आते हैं। सरासर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। ये सरासर गलती है तुम्हारी, गलती की विशेषता, गलती भी कैसी, सरासर गलती। तुम सरासर गलती कर रहे हो, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलना क्रिया विशेष क्रिया है, और सरासर शब्द जो है वो झूठ बोलना क्रिया की विशेषता बता रहा है। उसने सरासर झूठ बोल दिया, यानी एकदम सबके देखते देखते। चक्रपाणी दर्शनार्थ में मान्य समास है, ये कठिन है, ये आपको मिलेगा, देखिएगा, ये मैं आपकी बार बार जो व्याख्या करके बताते रहता हूं। देखिए अब आप इसमें यदि चक्रपाणी को देखेंगे तो चक्रपाणी को देख करके आपको लगेगा कि द्विगु है, चक्र है पाणी में जिसके, सॉरी बहुव्रीहि है लगेगा। यदि आप चक्रपाणी शब्द को देखेंगे, चक्र है पाणी में जिसके, अर्थात भगवान कृष्ण या विष्णु, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, पूरा शब्द चक्रपाणी दर्शनार्थ, चक्रपाणी के दर्शन के लिए भीड़ यहाँ एकत्रित हुई है, तो भीड़ के एकत्रित होने की विशेषता चक्रपाणी दर्शनार्थ। और देखिए मैं जिस बुक की आपको बार बार तारीफ करते रहता हूं, देखिएगा वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक में ये शब्द एज इट इज आपको मिलेगा। कहाँ है वो बुक। ऐसे कठिन शब्द आते हैं, मैं आपको सोर्स बुक बता रहा हूं, जानना चाहिए। उसने इस बुक में देखिएगा चक्रपाणी दर्शनार्थ, अब स्पेशल केसेस में समझाया जाएगा, समास के विशेष उदाहरण के रूप में इस शब्द को बकायदा इस बुक में दिया गया है। इस बुक को आप इसीलिए क्या करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बता रहा हूं आपको, कहीं न कहीं पर है ये सब। ये देखिए पेज क्रमांक 202, यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणी दर्शनार्थ, चक्र है पाणी में जिसके, दर्शन के अर्थ दर्शनार्थ, चक्रपाणी के दर्शनार्थ, समूचा पद क्रिया विशेषण अवयव है, इसलिए अव्ययी भाव समास होगा। पीतांबर वरण माला, ये देखिए ऐसे कठिन कठिन शब्द दिए हुए हैं बीच बीच में। तो आप मेरी बुक तो पढ़ें, ऑब्जेक्टिव बनाएं, और इस बुक को भी आप क्या करें, एक बार पढ़ें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं,
अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से प्रश्न सीधे आते हैं। चक्रपाणी दर्शनार्थ, धीरे धीरे 100% कौन सा समास है? अव्ययी भाव। भरपेट, अभी आपको मैं बता के हटा, कौन सा समास है? अव्ययी भाव। कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अब तो आपको बन जाएगा। नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण, आमरण। जबरन दिया है आपको परेशान करने के लिए। हाँ, नवग्रह, नव ग्रहों का समूह, तो ये द्विगु है। नव युवक, तो नया युवक जो हाल ही में जवान हुआ है। नवगृह मतलब नया घर, तो वहां पर कर्मधारय हो जाएगा। तुम 9 ठो घर में एक साथ नहीं रहोगे। मैं 9 गृह में प्रवेश किया हूं, तो 9 घर में जाओगे, एक ठो घर में जाओगे। वहां पर 9 शब्द का अर्थ होता है नवीन, नया। तो जब नवीन और नया का सेंस है, यानी एडजेक्टिव है, तो कर्मधारय, और जब संख्या है तो द्विगु। अभी लिखे नवरात्रियों का समूह है। क्या होगा बताओ द्विगु के अलावा? क्यों होगा? वैसे तो देखो, हर समास को, बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे समास को बहुव्रीहि तो हम विग्रह करके बना सकते हैं। नवरात्रियों का समूह है जो, ऐसा कर दिए तो बहुव्रीहि बन गया। त्रिवेणी, 3 वेणियों का संगम है जहां, ऐसा कर दिए तो वो भी क्या बन गया? बहुव्रीहि बन गया। लेकिन पहली उसमें प्राथमिकता किसकी रहेगी? 101% द्विगु की रहेगी। निर्विवाद, ये अव्ययी भाव है, बिना विवाद का। ये नत्र तत्पुरुष जैसा भी आपको लगेगा, लेकिन अ से टूटेगा, अ से जुड़ेगा, न से टूटेगा, तो नत्र तत्पुरुष है। असत्य न सत्य, अधर्म न धर्म, ये नत्र तत्पुरुष है। निर्विवाद, प्यारा शब्द है। यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, बोलिए कौन सा समास है? अव्ययी भाव, क्योंकि हम अभी लिख के हटे हैं हाथों हाथ, कानों कान। ओके, प्रश्न क्रमांक 28, अब बढ़िए प्रश्न क्रमांक 29। कहाँ है भाई 29? फिर 31 कैसे पहुंच गया? प्रश्न क्रमांक 29, निम्नलिखित में से, ये कठिन सा शब्द है, निम्नलिखित में से समासिक शब्द और समास का एक युग्म गलत है। उपकृष्णम तत्पुरुष, महादेव कर्मधारय, पुष्पधन्वा बहुव्रीहि, और सुकबकम द्वंद्व। ये काफी टेक्निकल शब्द है। अब इसमें देखिए, उत्तर लिया गया है ए। उपकृष्णम शब्द में तत्पुरुष समास है। अब ये संस्कृत है, देखो ये संस्कृत में आता है। उपकृष्णम मतलब हुआ, कृष्णम समीपम लिखा होगा, कृष्ण के समीपम। उपगंगम, ये संस्कृत के 8वीं के समास के बुक में, 10वीं के समास के बुक में रहेगा। उपगंगम, उपसर्दम, उपकृष्णम, ये अव्ययी भाव के उदाहरण के रूप में दिया जाता है। और ये आपको इसको किसमें कर दिया है? ये हिंदी में डाल दिया है। कठिन प्रश्न का सबसे कठिन स्तर आपके लिए, वो विशुद्ध हिंदी वाले हैं। महादेव, अब देखो कॉमन सेंस लगाना, महादेव यानी महान देव। पहला शब्द महान शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। जब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है तो वहां कर्मधारय होता है, यानी ये तो सही है। पुष्प धनवा, पुष्प है धनुष जिसका, कामदेव को कहा जाता है। वो फूलों के धनुष से फूलों के बाण चलाता है। आपकी 5 इंद्रियों को वश में करने के लिए भगवान शंकर के समानार्थी शब्दों में पूरी स्टोरी के सहित मैंने बताया है कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको वश में करने के लिए कामदेव फूलों के बाण चलाता है। अभी स्टोरी बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसका बड़ा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। और इसीलिए काम का विजय करने के नाम से भगवान शंकर कामारी कहलाते हैं। सुख और बक, सुख और बक 2 हैं। सुख यानी तोता, बक यानी बगुला। सुख और बक तो 2 शब्द हैं, तोता और बगुला, तो द्वंद्व। 3 तो सही है, चौथे में डाउट हो रहा था, वो अव्ययी है, इसीलिए उसको गलत लिया गया।
निम्नलिखित में से कौन सा समासिक युग्म सही है? बेमिसाल द्वंद्व, लग नहीं रहा है, द्वंद्व में दो शब्द रहते हैं, सीताराम राधा कृष्ण। कर्महीन, कर्म से हीन, इसमें से कारक का लोप हुआ है। मान के चलिए ये कौन सा समास है? तत्पुरुष। बी तो सही है, ए नहीं है सही, बी सही है, उत्तर बी ही आएगा। देखिए बी आया है। चतुरानन में अव्ययी भाव लिया है, हो नहीं सकता। चार आनंद का समूह, सामने में संख्या है, याद करो कौशिक, सामने में संख्या है मतलब द्विगु, सरल तरीके से तो ये द्विगु है। दुरात्मा, बुरी है आत्मा जो, तो वो बहुव्रीहि है। तो इस तरीके से इसका उत्तर होगा, आप समझ चुके हैं, इसका उत्तर जो एक युग्म सही है वही होगा जो मैंने आपको बताया, कर्महीन वाला। नीति निपुण में कौन सा समास है? तो देखिए नीति निपुण में दो समास है, नीति में निपुण, तत्पुरुष। हाँ, बुरी है आत्मा जो, तो गलत तो है, आपको सही चुनना था ना। दुरात्मा में द्विगु है, गलत हो गया। चतुरानन में द्विगु है, उसके बदले अव्ययी भाव लिखा, गलत हो गया। सही किसमें है? सही देखो केवल एक में है, कर्महीन में तत्पुरुष, ये सही, सही चुनना था। अब इसके बाद फिर एक खतरनाक है, नीति निपुण में कौन सा समास है? तो कैसे बनेगा? नीति में निपुण। आत्मा की विशेषता, दुर्धन आत्मा ऐसा करके, लेकिन वहां पर ना दुर जो है विशेषण शब्द नहीं है, वो एक उपसर्ग जैसा सब सुनते जा ना, एकदम तर्क मेरे कर लेने दे। कोर्ट में दोनों वकील आमने सामने रुक रुक के सुनते हैं। दूर जो है एक उपसर्ग जैसा शब्द है, अर्थहीन शब्द है, वो आत्मा शब्द में जुड़ा। तो दुर्धन आत्मा, बुरी है आत्मा जो, तो कर्मधारय बन गया। और यदि मैं उसका अर्थ ले लिया कि बुरी है आत्मा जो, इशारा करके, तो वो क्या बन गया? बहुव्रीहि। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों हो सकता है उस शब्द में, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मेरे अनुसार उसमें बहुव्रीहि ज्यादा सही है। लेकिन महात्मा में महान है आत्मा जो, इसमें द्विगु भी सही है, सॉरी बहुव्रीहि भी सही है, और महान सामने में सीधा सीधा एडजेक्टिव दिख रहा है, इसलिए कर्मधारय भी सही है। पर दुरात्मा में भी दोनों लिया जाएगा, देखना, कर्मधारय भी लेगा और क्या ले लेगा? बहुव्रीहि भी। क्या नहीं होगा? द्विगु नहीं होगा। देखो इसने व्याख्या में दुरात्मा में कर्मधारय लिया है और इसमें बहुव्रीहि भी है। हम क्लास में बार बार चर्चा में भी बोलते हैं कि समास में निर्णय किसके आधार पर होता है? विग्रह के आधार पर। नीति निपुण, अब तो डाउट नहीं है, नीति में निपुण। तो बीच में कारक का लोप हुआ है, इसलिए कौन सा समास है? तत्पुरुष। समास के संदर्भ में कौन सा संदर्भ गलत, कथन गलत है? थोड़ा टफ है, ध्यान से बनाते हैं। बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, यानी ये सही है। बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, प्रधानता किसी तीसरे पद की होती है। अव्ययी भाव में पूर्व पद की प्रधानता होती है और समासिक पद अव्यय होता है, ये भी सही है। तीसरा, तत्पुरुष समास में अंतिम पद गौण होता है, ये गलत है। तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है, गौण नहीं होता। गौण यानी सेकेंडरी, कम महत्व। अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष में अंतिम पद या द्वितीय पद प्रधान होता है, गौण नहीं होता। प्रधान का विलोम शब्द है गौण, गौण यानी सेकेंडरी। तो ये 32वां आ गया सी, नीति में निपुण, नीति में निपुण। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, परीक्षा केंद्र। चलो गड़बड़ मत करना, परीक्षा केंद्र, इसमें कौन सा समास है? ए अपादान तत्पुरुष, बी अधिकरण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। परीक्षा के लिए केंद्र, ऐसा विग्रह करेंगे तो संप्रदान तत्पुरुष।
के लिए विभक्ति का लोप है। समझ में आ रहा है? ये तत्पुरुष का प्रकार है। जिनका पहला दिन है वो नहीं समझ पाएंगे अभी। कल के लेक्चर, कल अगला टॉपिक कौन सा है एसआई बैच में? समास के बाद संधि है ना, तो फिर आप संधि तो सबको कल से समझ में आएगा। आप लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है आप समझ रहे होंगे। मैं पहले पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, है ना। तो कल से जो टॉपिक शुरू होगा उसका आपको सब समझ में आएगा। प्रश्न क्रमांक 34, निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? यथामति कर्मधारय समास नहीं। यथामति में हमने पढ़ा है कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। सज्जन अव्ययी भाव नहीं। या तो सत धन जन कर्मधारय, या तो सच्चा है जन जो बहुव्रीहि अव्ययी भाव नहीं। कल आप हल्ला करते थे ना, एक साथ दो दो समास रहता है, कैसे करेंगे सर? पेपर छांटने वालों को भी पता रहता है। उसने सज्जन शब्द के सामने अव्ययी भाव लिखा, दुनिया का कुछ भी हो जाए क्या नहीं होगा इसमें? अव्ययी भाव नहीं होगा। अष्टाध्यायी किसी कीमत में द्वंद्व नहीं होगा। अष्टाध्यायी में 100% क्या होगा? द्विगु, 8 अध्यायों का समूह। शरणागत, शरण में आगत, यही सही है। में कारक का क्या हुआ है? लोप हुआ है। 34D। मातृहंता गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बताओ कितने लोगों के अनुसार ए कर्मधारय है? कितने लोगों के अनुसार बी तत्पुरुष है? कितने लोगों के अनुसार सी बहुव्रीहि है? और कितने लोगों के अनुसार डी द्विगु है? तो देखो कर्मधारय और द्विगु नहीं है, तत्पुरुष और बहुव्रीहि दोनों हो सकते हैं। मातृ का हंता कहने से मातृहंता होगा, और मातृ का हंता है जो, ऐसा करेंगे तो तत्पुरुष होगा। अब ये थोड़ा सा क्या बनेगा? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना है इतने देर में। 35 प्रश्न हल करने पे एक प्रश्न में आया है मातृहंता में तत्पुरुष भी हो सकता है और मातृहंता में बहुव्रीहि भी हो सकता है ना। हो सकता है कोई भी माता की हत्या करेगा तो मातृ का हंता या माता की हत्या करने वाला, इसने तत्पुरुष लिया साधारण तौर पर, इसलिए तो बोला इसमें डाउट था। यानी 34 प्रश्न हल करने के बाद एक प्रश्न में कंट्रोवर्सी की स्थिति बन रही है, बाकी में तो हमको कोई डाउट नहीं लग रहा है। 36वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है? बिल्कुल नहीं। पूर्व पद किसमें प्रधान होता है? अव्ययी भाव में। इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है? बिल्कुल नहीं। पूर्व पद संख्यावाची किसमें होता है? द्विगु में होता है। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है? हाँ होता है। उत्तर पद प्रधान किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। सी सही है। सी। आप बीती शब्द में समास है। ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। 101% तत्पुरुष। आप बीती का विग्रह होगा आप पर बीती। मैं आप बीती सुना रहा हूं, मुझ पर जो बीती है। बीच में पर कारक आया है। पर जो है अधिकरण कारक है। एग्जैक्ट बोलोगे तो अधिकरण तत्पुरुष, और सामान्य तौर पर सीधा सीधा ये तत्पुरुष है, प्रकारों पर भी नहीं गया है। मालगाड़ी शब्द का समास विग्रह है। माल की गाड़ी, माल से गाड़ी, माल के लिए गाड़ी, माल द्वारा गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। जानते होंगे आज ही एक मालगाड़ी क्या हुई है? पटरी से, हाँ अचानक मार्ग नहीं, अचानक नहीं, भनवार टंग के पास डिरेल हो गई है, कल की घटना है। लक्ष्य भ्रष्ट में समास है। बताओ, अब ये गलत नहीं होना चाहिए। इसमें तत्पुरुष का प्रकार पूछा है, कौन सा प्रकार है? अपादान, किसी चीज से अलग होने का भाव। वह लक्ष्य से अलग हो गया, लक्ष्य से भ्रष्ट। एसआई एमपीएसआई में उसका भी पेपर में हल किया हुआ हूं, मेरे चैनल में है, आप एमपीएसआई के पेपर जाकर के खोज के देख सकते हो। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष। उदाहरण में हम देखे थे तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा कारक आया है। अब सेकंड समास पर फोकस हो रहे हैं क्वेश्चन। पहला समास हमने क्या पढ़ा था? अव्ययी भाव। सेकंड क्या है? तत्पुरुष।
तत्पुरुष में क्या होता है, कारक के द्वारा विग्रह होता है। कारक 8 हैं, जो बच्चे पहली बार सुन रहे होंगे, 8 हैं। कर्ता ने, कर्म को करण से के द्वारा, यहीं पर लिख लें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाते बन जाए नए बच्चों को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अपादान से ब्रैकेट में लिखो, डरने, अलग होने, सीखने और तुलना करने के भाव में। अपादान में क्या आता है, से, लेकिन कौन से भाव में, डरने, अलग होने, तुलना करने, सीखने के भाव में। ये 5वें नंबर पर है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की। संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, का के की। अधिकरण में पर, अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अहो, अरे। अब देखो बच्चों, प्रथमा क्या है, कर्ता, पहला वाला, और आखिरी वाला 8वां संबोधन। तो पहला और 8वां से तत्पुरुष नहीं बनता। कहां से कहां तक बनता है, द्वितीया से सप्तमी तक। कहां कहां से तत्पुरुष समास बनता है, द्वितीया से सप्तमी तक। द्वितीय मतलब क्या है, कर्म, कर्म को, यदि को कारक का लोप हुआ तो कर्म तत्पुरुष। करण से के द्वारा, यदि से और के द्वारा कारक का लोप हुआ तो करण। इसके बाद संप्रदान, यदि को के लिए इस कारक का लोप हुआ तो संप्रदान। फिर क्या है, अपादान तत्पुरुष, यदि से कारक का लोप हुआ, कौन से भाव में, अलग होने के भाव में, डरने के भाव में, तुलना करने के भाव में, सीखने के भाव में, तो अपादान। जैसे लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से अलग होने के भाव में, इसलिए कौन सा तत्पुरुष बना, वो अपादान। अपादान के बाद संबंध है का के की, और उसके बाद सप्तमी यानी अधिकरण है में और पर। तो अब आप एक बार हल्का सा रिवाइज ले लिए। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, इसमें तत्पुरुष समास है। प्रकार बोलेगा तो कौन सा प्रकार है, करण तत्पुरुष, क्योंकि से और के द्वारा। ये तुमको याद करके आना चाहिए था यार, गलत काम किए हो। ये पीछे वाला याद नहीं किया, मैं चेहरा देख के पहचान गया हूं। नहीं किया, ओ पीछे वाला बालक, नाम भी जान रहा हूं, पीछे घूम के देख रहे हैं। हाँ यस यस, नहीं कहिए ना बेटा, करके आ, मेरा नुकसान नहीं है, तेरा नुकसान है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, सरल है। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, कर्म है भाई, वैसे तो तत्पुरुष है। संप्रदान तब होता भैया जिसके लिए कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, तब संप्रदान कहते हैं। उसको तुम रथ नहीं दे रहे हो, वो एक कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है, रथ को चलाने का। सेना नायक में कौन सा समास है, बताओ, गलत नहीं होना चाहिए। सेना नायक, संबंध तत्पुरुष है, सेना का नायक, देख लो डी तत्पुरुष। राजकुमार में कौन सा समास है, राजा का कुमार। लाइन से तत्पुरुष का उदाहरण चलेगा। राजा का कुमार क्या बन गया, तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 44, देशभक्ति में कौन सा समास है, देश की भक्ति या देश के लिए भक्ति। 44C तत्पुरुष। क्यों भाई राक्षसों, कहां डाउट रहता है ज्यादा। हम कुछ उलझाने वाले प्रश्नों में उलझते हैं, उसके लिए मेरी अलग से कभी और क्लास ले लेना। लेकिन आपका काम तो बन रहा है ना इतना पढ़ के। ये तीसरा दिन है ना समास पे, आज 3 दिन में आप एक्सपर्ट हो गए। इसके बाद आप डाउट लाओगे तो और मैं एक्सट्रीम पढ़ा सकता हूँ, जानते हैं आप।
समास को ही हफ्तों तक पढ़ा सकते हैं। इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? आजन्म, ये अव्ययी भाव है। आशातीत, आशा को, आशा से अतीत या आशा को अतीत, आशा को लांघ कर जो गया है, आशा से जो ज्यादा सफलता मिली है वो आशातीत है, आशा से परे, कल्पना से परे, कल्पनातीत। कुल मिला के यही तत्पुरुष है। शीतोष्ण में शीत और उष्ण ये कर्मधारय होना चाहिए। कुछ लोग द्वंद्व भी बोल सकते हैं। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह ये द्विगु होगा। लेकिन प्यारे बच्चों देखो डाउट कहाँ आया? तत्पुरुष तो केवल एक ही है। कौन सा एक है? आशातीत। बिना डाउट का प्रश्न है। ऐसे ही स्टैंडर्ड के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं, डाउट लाना है पेपर हल करके लाओ। किसी उलझुल टेस्ट सीरीज का, यहां वहां का कुछ भी कोई बुक का क्वेश्चन उठा के नहीं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन पकड़ो। नहीं बनता है मुझसे पूछो, मैं उसके लिए 100% जवाब दूंगा, मैं समझाऊंगा। जनतंत्र शब्द में कौन सा तत्पुरुष है? जनता का तंत्र। अब इसमें थोड़ा सा डाउट है। संप्रदान तत्पुरुष भी हो सकता है और संबंध तत्पुरुष भी हो सकता है, क्योंकि जनतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा तंत्र कहा जाता है। फिर भी जनतंत्र जो है भले तीनों भाव रखता है, लेकिन वो है किसका तंत्र? जनता का तंत्र। ज्यादा अधिकार इसमें संबंध तत्पुरुष का है। ये छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम में आया है, और यदि संबंध तत्पुरुष लिया गया है तो गलती नहीं की गई है। यद्यपि इसमें संप्रदान तत्पुरुष भी है, मैं बोल रहा हूं, फिर भी दोनों में से एक चुनने में, संबंध तत्पुरुष चुनने में कोई बुराई नहीं रहेगी। हाँ नहीं ठीक है। और वास्तव में जनतंत्र क्या है? जनता का ही तंत्र है। हाँ, वह तंत्र जनता के लिए है और जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। जनता का ही तंत्र जनतंत्र है। तो रसोई घर में कौन सा समय, यानी 46 प्रश्नों में 2 प्रश्नों में आप अटके हैं, 44 बन रहे हैं बिना डाउट के। रसोई घर में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ऋण मुक्त में कौन सा समास है? अब इसमें देखिए, अपादान भी है, अधिकरण भी है, संप्रदान भी है, करण भी है, और कोई डाउट नहीं है, करण में भी से है, अपादान में भी से है, लेकिन यहां पर अलग होने का भाव है, इसलिए 100% क्या होगा? अपादान तत्पुरुष। ऋण से मुक्त, अलग हो गया वो ऋण से, कर्जा उसने चुका दिया। नेत्रहीन, यहां पर भी अलग होने का, कम होने का भाव है, तत्पुरुष है, नेत्र से हीन। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? देखिए, विश्वविख्यात, विश्व में विख्यात, आश्चर्यचकित, आश्चर्य से चकित, विषधर, विष को धारण करने वाला या विष को धारण करता है जो, यानी सांप, ये बहुव्रीहि बन रहा है। हिमपात, हिम का पात, बर्फ गिर रही है। ये 3 तत्पुरुष हैं और सी बहुव्रीहि है। पथ भ्रष्ट, अब गलत मत करना, पिटाई खाओगे। पथ भ्रष्ट कितने लोगों के अनुसार अव्ययी भाव है? कितने लोगों के अनुसार द्वंद्व है? कितने लोगों के अनुसार तत्पुरुष है? तो मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट बता रहे हैं तत्पुरुष है। पथ से भ्रष्ट, से कारक है। प्रकार बोल, प्रकार बोलो। अपादान, आपने अपादान की विभक्ति लिखी है से, कौन से सेंस में लिखी है? अलग होना, डरना, तुलना करना। 52 अधोलिखित में कौन से शब्द में तत्पुरुष समास है? मुनिवर में है क्या? नहीं है। मुनि यानी मुनि, वर यानी श्रेष्ठ। चाहो तो खींच तान के तत्पुरुष बना लोगे बेटा, मुनियों में वर, और इस शब्द में बहुव्रीहि भी बन जाएगा। मुनियों में वर है जो बनेगा। इसमें 3 समास, लेकिन चारों विकल्प पर सोचेंगे तो हम कभी डाउट में नहीं फंसेंगे। इसीलिए लोग मुझको खोजते रहते हैं। सुसंग, इसमें सुपसर्ग है, अच्छों का संग है। सु जो है विशेषण भी माना जा सकता है, तो ये कर्मधारय होगा, ये भी कर्मधारय होगा। पराधीन, पर धन अधीन, दूसरों के अधीन। दत्त चित्त, हमने किसी चीज में दत्त यानी चित्त को दे दिया, दत्त चित्त।
तो अब देखो, पराधीन, पर में अधीन, पर के अधीन, तो ये पराधीन, ये तत्पुरुष है। मुनिवर तत्पुरुष तो नहीं है, कर्मधारय पहला अधिकार है। रो के कर्मधारय को तत्पुरुष बना सकते हो विग्रह के आधार पर, पर इसमें वर यानी श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शब्द क्या है? विशेषण है। जहां विशेषण है वहां कर्मधारय का पहला अधिकार है, ये कर्मधारय है। सुसंग भी कर्मधारय है। दत्त चित्त जो है कई प्रकार से टूटेगा, बहुव्रीहि बन जाएगा। दत्त है चित्त जिसका, दत्त चित्त है जो, दत्त चित्त कार्य करना, क्रिया विशेषण। कुल मिला के इसको तत्पुरुष लेने में खतरा है। पराधीन एकदम बड़ा सा ऑप्शन दिख रहा है, पर के अधीन, बीच में के कारक आ रहा है। आपको आंसर यही लेना चाहिए और आंसर भी यही लिया गया है, लिया भी गया है। राजपुत्र में समास है 100% तत्पुरुष। योगदान में कौन सा समास है? योग का दान, तत्पुरुष। मेरा आपकी प्रगति में कुछ ना कुछ योगदान है, योग का मैं दान दे रहा हूं अपने प्रयासों। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न, 100% तत्पुरुष। कौन सा अधिकरण नहीं है? में आएगा, में आएगा तो अधिकरण पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। अब देखो, पुरुषोत्तम में मैं आपको हल्ला कर करके बता रहा था ना, पुरुषोत्तम में तो ज्यादा अच्छा क्या बनना चाहिए? कर्मधारय, क्योंकि में कारक ला सकते हैं, और उत्तम इसमें क्या है? विशेषण है। चलो कर्मधारय है, पर इसमें तत्पुरुष भी है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। पुरुषों में उत्तम, तत्पुरुष लिया जाएगा। देशाटन, देश में अटन, देश में घूमना, अटन यानी घूमना। अधिकरण किसमें नहीं है? इसमें में आ रहा है। पुरुष में, पुरुषों में उत्तम, तो इसमें अधिकरण होने का चांस बन गया। पुरुषों में उत्तम में है अधिकरण, देश में अटन में है अधिकरण, कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ में है अधिकरण। धर्म भ्रष्ट, धर्म में भ्रष्ट नहीं है, धर्म से भ्रष्ट। जहां पर अलग होने का भाव होता है वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है। किसमें अधिकरण नहीं है? डी में नहीं है। बाकी में आप दो दो समास बना लो, तीन तीन बना लो, उत्तर 100% डी लिया जाएगा, लिया गया है। देखिए, यदि आप ऐसा तार्किक तरीके से पहुंचोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता चयन कराने से। हाँ, अब पढ़ना पड़ेगा भाई। अब कल भी मैं बोला था, पूरा दिन दिया था ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अरे तो बना के नहीं आते, लेकिन हम घर से आए हो। बाकी लोगों का क्या हाल है देखो। वन चश्मा वाला महाराज बनाया है, कौन सी बुक से बनाया है? हाँ, किसका टॉपर है? टेस्ट का टॉपर है, बनाया है भाई। चलो मैं आप पे विश्वास कर लेता हूँ, बनाया हो। नहीं बनाओगे तो मेरा नुकसान। आप लोगों ने डाउट नहीं पूछा ना एक भी। अब तो क्लियर हो गया होगा। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है तत्पुरुष, मुंह तोड़ शब्द में समास है। बताओ, मुंह तोड़ जवाब, मुंह को तोड़ने वाला, को कारक का लोप हो रहा है। मुंह को मतलब ऐसा जवाब दिया सामने वाले को कि बोल ही नहीं पाया, उसका मुंह टूट गया। सर आप हमें पढ़ के नहीं आना बोल रहे हैं, आप पढ़ के आए हैं क्या रात भर? ऐसा, ये मुंह तोड़ जवाब है। फिर मैं इधर से घुसा मारूंगा, सही तुम्हारा मुंह टूट जाएगा। मैं क्यों रात भर पढ़ के आऊंगा? पेपर तुमको देना है, मेरे से सब बन रहा है। ऐसा कर किसी को उल जलूल जवाब दोगे, वही क्या है? मुंह तोड़। पर्ण कुटी, अब मैं बोर हो गया भाई। पर्ण की कुटी, पत्तों से बनी हुई कुटी। तो इस तरीके से यदि आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सीजीपीएससी प्री और व्यापम और एसआई तीनों परीक्षा में समाज से संबंधित प्रश्न आपसे बन सकते हैं, ये मुझको उम्मीद है। फिर भी आपको एक दिन का और मौका है, आपसे जो भी शब्द ना बने मुझसे आप पूछिए। 68 वाचस्पति, अब ये एक्चुअल में क्या है? देवताओं के गुरु या किसको ले रहा है? वाचस्पति शब्द को संस्कृत से क्या कर रहा है? उठा करके बोल रहा है, और इसको ले रहा है अलुक तत्पुरुष। आप इसके पीछे पड़े हुए हैं बहुत दिन से, अब आपको मैं बता ही देता हूं। देखिए, अलुक का मतलब होता है जहां पर विभक्ति का लोप न हो समास होने के बावजूद।
अभी संस्कृत की बेसिक अवधारणा है, समझिएगा। जैसे राज्ञः पुरुषः, संस्कृत में राज्ञः विभक्ति है। जैसे बालकः बालकौ बालकाः, ऐसी राजा का आप क्या करोगे, शब्द रूप बनाओगे तो राज्ञः आएगा षष्ठी में। राज्ञः को बदल करके राजपुरुषः किया गया, जितना मुझको याद आ रहा है, हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, बदला गया। लेकिन युधिष्ठिर, युद्ध और स्थिर शब्द के बदले युधि शब्द को एज इट इज रखा गया, तो युधिष्ठिर में अलुक तत्पुरुष समास। हिंदी छत्तीसगढ़ी में ऐसी लेते हैं, गोड़े भदई, गोड़ यानी पैर, भदई यानी जूता, पैर में जूता, तो गोड़ भदई बोलना था, नहीं गोड़े भदई, एक ही मात्रा चल रही है, अलुक है वो। मुड़े टिकली, मुड़मा टिकली, तो मुड़ न कह करके मुड़े कहा गया है। ये बेसिक प्रयोग संस्कृत का है। ऐसा कुछ प्रयोग खोमचे वाला, नॉट खोमचा वाला, खोमचे वाला, ए लगा दिए, ये सब हिंदी में अलुक कहलाते हैं। और ज्यादातर ये कहां पर कहलाते हैं, संस्कृत में। सबसे टफ कंडीशन है अलुक तत्पुरुष समास और मयूर व्यंजकादी समास, वो पढ़ाई की अति है। कभी कभार पूछा जाता है, चकबंदी लेखापाल परीक्षा 2015 में आया है। ठीक, तो इतना आज के लिए काफी है, फिर आपसे कल मिलते हैं। घटना चक्र तो फ्री में अवेलेबल है इंटरनेट पे यार पंडित जी, आप इसको इंटरनेट से ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ये घटना चक्र एक अच्छी मैगजीन है, पढ़ें, इसका ऑब्जेक्टिव बनाएं। ओके, मेरी मैगजीन क्यों पढ़ें, मेरा जो बुक है हिंदी ऑब्जेक्टिव का, पिकासो पब्लिकेशन का, उसमें सीजीपीएससी और व्यापम के सारे प्रश्न हैं। घटना चक्र में नेशनल लेवल के सारे प्रश्न हैं, तो 2 ऑब्जेक्टिव बुक आपके लिए काफी हैं, ठीक है। पढ़ें, बनाएं।